वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि आखिरकार हुकूमत कर क्या रही है। चीज़ों को सिर्फ स्टेबल करना है कि रोक के रखो कि अगर चीज़ें होंगी कम होंगी ऑटोमेटिकली तो खुद हो जाएंगी और फिर उसके बाद वाहवाही कर देंगे हुकूमत। जो यकीनी तौर पे जिस तरह से अपोजिशन कह रही है कि गुज़िश्ता 3 साल से ये लोग यही करते आ रहे हैं और अपोजिशन जिसका किरदार पीडीएम के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फिर अचानक से जो अलहदगी नज़र आई पीपल्स पार्टी की वो भी किसी न किसी तरीके से पीडीएम को कमज़ोर करते हुए दिखाई दी और हुकूमत इससे कहीं पे किसी लेवल पे जाके मजबूत भी हुई। खान साहब ने मीटिंग कंडक्ट की, उसके बाद फिर आज वज़रा की जो सूरत हाल हमने देखी कि यकीनी तौर पे फिर खान साहब भी इस बात पे अब एतराफ़ कर रहे हैं कि जो उनके इत्तेहादी हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को हैंडल कर रहे थे। उनके जो 18 अरकान थे वो सब एक ज़बान होके और एक ही बात पे बज़द होते थे, लेकिन हमारे जो वज़रा हैं वो शायद इस तरह से दिखाई नहीं दे रहे। कुछ लाइंस के ऊपर हमें वज़रा नज़र नहीं आते, जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ दिखाई नहीं देते। और फिर होता क्या है, क्यों ये तमाम चीज़ें हैं कि खान साहब की बातों को इतना खातर में नहीं लाया जा रहा। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नदीम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, फिर मैं दीगर अपने गेस्ट की तरफ जाऊँगा। जिस तरह से हम चीज़ें देख रहे हैं कि वाकई खान साहब अपने वज़रा को संभाल नहीं पा रहे हैं या वज़रा खान साहब की बातों को खातर में नहीं ला पा रहे हैं। देखिए, मेरे पास तो ये मैंने आपके ज़रिए ये मुझे ये न्यूज़ मिली है। मैं ना तो इसकी तस्दीक कर सकता हूँ और ना मेरे पास कोई ज़रिया है इसकी तस्दीक का। खान साहब एक बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के कप्तान रहे और सारी ज़िंदगी 22 साल उन्होंने जो पॉलिटिकल स्ट्रगल की, बगैर किसी प्लान के कोई शख्स इतनी बड़ी स्ट्रगल नहीं कर सकता, कोई बगैर कमिटमेंट वाला शख्स इतनी बड़ी स्ट्रगल नहीं कर सकता और कमज़ोर आसाब वाला शख्स इतनी बड़ी स्ट्रगल 22-24 साल की नहीं करता। खान साहब ने जो टारगेट लिया, अल्लाह पाक ने उनको उसमें कामयाबी दी और पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी तंजीमात, तमाम वज़रा सब खान साहब को ओन करते हैं, खान साहब को लीडर तस्लीम करते हैं। हमारी जमात का हुस्न तो यही है कि यहाँ फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कल्चर नहीं है कि यहाँ इस जमात में जनाब आपको सिर्फ पेनाफ्लेक्स पे 4 तस्वीरों में से अगर एक भी गायब होगी तो शौकाज आ जाएगा। ये वर्कर्स लोग जब डिस्प्ले करते हैं ना अपनी पार्टी का, तो अपने लीडर की तस्वीर आवेजा करते हैं। कल्चर है इंडो पाक का, ये बांग्लादेश में भी यही कल्चर है और बहुत सारी हमारी जमातें ऐसी हैं जिनको 6-6, 7-7 उनके लीडर्स हैं। कुछ मरहूम हो गए, कुछ जिंदा हैं और वर्कर्स को समझ नहीं आती हमने किसकी पिक लगानी है किसकी नहीं। तहरीक इंसाफ में बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, सबका लीडर एक है, उसका नाम है इमरान खान। तो ये कैसे मुमकिन है कि वज़रा उनकी बात ना करे, बात ना माने? ये मीडिया की खबर तो हो सकती है, लेकिन मैं इसको मानने पर तैयार नहीं हूँ। खान साहब ने मुकम्मल ग्रिप किया। खान साहब ने तो अपने जो पोलिटिकल मुखालफिन थे उनको ऐसा एक्सपोज किया मार्केट में कि कोई शख्स ये नहीं कहता कि जी मैंने ये असासे कहां से बनाए। वो कहते महंगाई हो गई है। किसको सजा इनसे पूछते हैं जी एक्सपोज करने का सजा किसको मिली है? जी देखें, सजा हुकूमत ही दिया करती। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर इदारे की अपनी डोमेन है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी डोमेन है, इन्वेस्टिगेटिंग इदारों की अपनी डोमेन है, पार्लियामेंट की अपनी डोमेन है। तो हर इदारे ने अपना काम करना है। गवर्नमेंट ने तो सिर्फ लोगों को जो बात बताई थी कि मैं रुकन असेंबली हूं, आज मेरे एसेट है 2 करोड़ रुपए, मैं 5 साल इदारे की बात छेड़ी। मैं नैब की तरफ ही आ जाऊं। जिस तरह से नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की जा रही है, तरमीम 2021, फिर ऑपोजिशन दोबारा इसको कह रही है कि हुकूमत अपने लिए एनआरओ तैयार कर रही है। वाकई ऐसा है, हुकूमत किसी किसी तरीके से कुछ अपने लिए रास्ता छोड़ के जा रही है? अच्छा, हम बच जाएंगे इससे? अपोजिशन के में पता क्या है कि शायद लोगों का हाफजा बड़ा कम है। ये अपोजिशन चूंकि बड़ी मल्टी बिलियनर्स लोगों की अपोजिशन है, ये बादाम और अखरोट बहुत ज्यादा खाते हैं। ये समझते हैं सिर्फ हमारा हाफजा अच्छा है और ये गरीब कौम है, इसका हाफजा नहीं है। लोगों को याद है इस मुल्क में अगर किसी शख्स ने एनआरओ मुतारिफ करवाया ना, ये वर्ड एनआरओ, ये इस अपोजिशन के माथे पे झूमर है, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ से उनके दौर में एनआरओ लिया और आज की अपोजिशन सबसे बड़ी बेस्ट बेनिफिशियरी उस एनआरओ की है। तो हुकूमत इनको ख्वाब में भी एनआरओ नजर आता है। देखिए, ऑर्डिनेंसेस जो है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ करता है। जब आपकी पार्लियामेंट वर्किंग में ना हो, सेशन ना हो रहा हो, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में गवर्नर और प्रेसिडेंट फेडरल गवर्नमेंट में उनको ये अलाउ है, उनको ये इजाजत है, उनको आइन ये इजाजत देता है कि वो ऑर्डिनेंस के जरिए कोई जरूरी अच्छा, प्रेसिडेंट से कहीं मुझे याद इस चीज पे मुझे जहन में आया कि जो चेयरमैन नैब की जो तकर्री है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से लेके सदर मुमलिकत के हाथ में दे दी गई है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इस चीज को? देखें, जब अपोजिशन के हेड ने और प्राइम मिनिस्टर ने, कायदे अवान ने और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने लीडर अपना चेयरमैन नैब की तकरीरी करनी हो और वहीं उस अपोजिशन लीडर के अपने केसेस उस नैब में हो, ये दुनिया का अनोखी बात नहीं है कि किसी मुल्जिम को कहा जाए कि अपने मुनसिफ का फैसला खुद करे। तो ये पाकिस्तान, देखिए कानून जो है ना, आइन भी बदलते रहते हैं। कानून लोगों की बेहतरी के लिए बनते हैं, कानून में तरमीम हो सकती है, कवानीन वक्त के साथ साथ तब्दील होते हैं और ये होता रहा है। ये नेचुरल है या नेचुरल नहीं है? बिल्कुल। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस इंसाफ के कानून के लिए, जिस एक इंसाफ के मुआशरे के लिए जदोजहद की थी, हमें सबको उसमें अपना रोल प्ले करना है।
लीडरशिप लोगों को लाइन देती है, कौमें लीडरशिप के पीछे जब चलती है तो कौम फिर मंजिल तक पहुंचती है। लीडरशिप कौम को कोई ना कोई राह दे देगी, समझ में आता है। चलें अपने वुज़रा को क्या लीडरशिप कौन सी राह दे रही है, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। नवेद साहब की तरफ जाऊंगा। नवेद एंथनी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एमपी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो इस वक्त पंजाब के अंदर मौजूद हैं, और पंजाब के जो मेहमान है वो हमारे पास सिंध में इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। नवेद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्या नजर आ रहा है आपको इस वक्त सूरत हाल? क्या वाकई हम सिंध को पंजाब से मिला सकते हैं, या ऊपर नीचे सूरत हाल नजर आती है दोनों सूबों की? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हमारे ये जो मोज़ेज़ मेंबर आए, मैं कराची में इनको मैं खुशामदीद कहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मैं इस वक्त नहीं हूँ कराची में, कहाँ हम उनको कोई होस्ट कर सकते हैं, इंटरटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। अर्थ ये है कि आपने कहा जी कुछ नजर आ रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा भाई। अच्छा, यहाँ तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। सिंध जैसा हाल नजर आ रहा है वहाँ पे। आप गाड़ी की लाइटें जलाएं, सब कुछ नजर आएगा। मैं गाड़ी की लाइटें क्या जलाएं, यहाँ तो लोगों की जो है ना वो ऐसे ही आपने तबक रोशन किए हुए हैं कि उनके देखने की जो है ना वो सलाहियत ही खत्म हो गई है, बिनाई खत्म हो गई है। जो आपने महंगाई का हाल कर दिया हुआ है, जो आटा, दाल, चीनी, तेल, घी, यहाँ पर तो लोग अपने बेचारे जो है वो जिंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गया। आज फवाद चौधरी साहब ने आज एक मीडिया ब्रीफिंग में एक रेट लिस्ट का जिक्र किया, उसमें उन्होंने पंजाब की और सिंध की कीमतें बताई। बहुत फर्क नजर आ रहा है, सिंध को ज्यादा ऊपर दिखाया गया। वाकई ऐसा है कि पंजाब ऊपर है अभी? सर ऊपर या नीचे तो वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी आप मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर किसी वो अपना ईद की शादी के सिलसिले में आया था, तो मैं रोजमर्रा उनकी जो शॉपिंग के बाद जो उनके जो परेशानियां देखता हूँ, तो जहाँ पर जो मतलब वो वाली वज़ीर आज़म साहब की वो वाली बात याद मुझे बार बार आती है कि सुकून सिर्फ जो है ना कब्र में ही है। और ये जो है ना बिल्कुल पुरसुकून माहौल जा रहे हैं इस पाकिस्तानी कौम के लिए। तो सुकून पंजाब के अंदर आपको नजर नहीं आया कहीं पे? सर सुकून कहाँ पर है? आप आइए, मैं आपको दावत देता हूँ। नवेद भाई माजरत के साथ मेरे साथ आइए। नवेद साहब माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। आप अपने अजीजों को सिंध ले हैं, यहाँ तो आटा 20 रुपए किलो मिल रहा है, पेट्रोल भी 50 रुपए लीटर है। मैं माफी चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ। अपने अजीजों को कराची ले आए। मैंने आज कराची 20 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाया है, 10 रुपए किलो घी लिया है, यहाँ रावी चैन लिख रहा है। अब सुन लेना, आप हमारे मेहमान है, सुन लीजिए। बात यह है कि पूरा पंजाब हमारा अजीज है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम वेज देख लीजिए, सिंध मिनिमम वेज कितना दे रहा है और पंजाब मिनिमम वेज कितना दे रहा है। उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे मजदूर रो रहा है, वहाँ पर आम किसान रो रहा है, वहाँ पर आम शख्स रो रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा उस पर सोचने की भी जरूरत है। बल्कि आपको क्या सोचने की जरूरत है, अब ये यहाँ पर हर आम आदमी सोच रहा है और वो इस बात पर नादिम है, शर्मिंदा है, परेशान है, और वो इंतजार कर रहा है कि कब ये हुकूमत जाए और हमने जो ये गलती कर ली थी कि एक तब्दीली के चक्कर में, एक तब्दीली के ऐसे वो नारे की वो अट्रैक्शन में आ, मतलब पीपल्स पार्टी भी क्या तब्दीली के इंतजार में बैठी थी, इसलिए खान साहब को मौका दे दिया? मैंने आम आदमी की बात की है मेरे भाई। हम भी तो आम आदमी में ही आते हैं। हम चले पंजाब जाके आपको ये तो अंदाजा होगा कि आम आदमी ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कराची बैठ के तो आप कहते हैं सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपने चलो अपना बयानिया तो तब्दील किया पंजाब जाकर, बड़ा अच्छा हो गया। आपको आम आदमी ने कहा जी हमने वोट दिया तहरीक इंसाफ को। अब तक अगर मुझे बात करने देंगे तो फिर बात होगी ना। जी नवेद साहब, आपका पूरा मौका है पे। देखिए 2013 में भी जब आम आदमी ने वोट दिया था, आपने 122 दिन का धरना कर दिया था कि नहीं जी ये आरओ का इलेक्शन है, ये फलां इलेक्शन है, ये फलां इलेक्शन है, ठीक है ना। अब अगर मतलब मैं आपकी वो उसमें बात कर रहा था ना कि आपके मुताबिक ये आम आदमी का, अब वो भी रो रहे हैं कि यार ये किस तरीके से हो गया। अब जहाँ पर अगर कराची की बात करें तो लाहौर से ज्यादा तो हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियन पीटीआई के वो कराची के अंदर है ना। लेकिन हमें तो ये भी पता है, ये मेरे मोहतरम जो हमारे एंकर हैं इनको भी पता है कि बहुत सारे हमारे जो इस वक्त कोलीग्स हैं वो तो इलेक्शन वाले दिन घरों पे सो गए थे जाकर। उनको तो सोते हुए को उठाया गया, उनको बताया गया कि जी आप एमएनए बन गए, आप एमपीए बन चुके हुए हैं। ये तो खैर हम सिंध में भी इस तरह की बहुत सूरत हमने देखी है। हम यकीनी तौर पे कराची में है, सिंध में, और तो यकीनी तौर पे सिंध में हमने बहुत अच्छे तरीके से चीजें देखी हैं कि कौन सो रहा होता है और कौन नहीं सो रहा होता। चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से आपने नवेद साहब की बात सुनी और नदीम साहब की बात सुनी, क्या वाकई आपको लग रहा है कि पंजाब और सिंध दोनों सूबे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं? अच्छा मैं एक चीज और बताऊं आपको, एक चीज और बताऊं। नवेद साहब, चीमा साहब की मैं बात सुन लूं पहले, उसके बाद जैसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के बाद
बुज़दार साहब को वहाँ चीफ मिनिस्टर बनाना पंजाब के अवाम के साथ एक संगीन मजाक भी है और बहुत बड़ी ज्यादती भी। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं तो मियां शहबाज शरीफ की टीम का एक मेंबर था। मैं बतौर डीजी हेल्थ में एक सूबे का, मैं एक मसीहत का ऑपरेशन हेड था, और मैंने देखा है कि किस जज्बे और जुनून के साथ मियां शहबाज शरीफ ने पूरे सूबे में इम्प्रूवमेंट की कोशिशें की, और बड़े बड़े सिंसियरिटी के साथ। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं सिर्फ आपको महकमा सेहत, जिसका मैं डीजी हेल्थ था, उसका मैं आपको बताता हूँ कि हमने कितने ही नए मेडिकल कॉलेज, कितने ही नए अस्पताल बनाए, नीचे से लेकर बेसिकल यूनिट, जो हमारा यूनियन काउंसिल में एक सरकारी अस्पताल होता है, उससे लेकर टीचिंग अस्पतालों तक जो सिस्टम को इम्प्रूव किया, वो पूरे पंजाब के अवाम जानते हैं। देखे, नीचे से लेकर ऊपर तक आला तरीन क्वालिटी की मेडिसिन जो है वो वफर मिकदार में बेसिकल यूनिट से लेके टीचिंग अस्पतालों तक मौजूद थी, फरावानी से मौजूद थी, और ये जो गरीब मरीजों को मुफ्त दी जाती थी। आज वो ना वो निज़ाम रहा, ना वो दवाइयाँ रही, ना ये है कि वो निज़ाम चलाने वाले रहे। बात यह है कि कितनी नई लेबॉर्ट्रीज हमने कायम की मियां शहबाज शरीफ के दौर में, उनकी क़यादत में ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, कितने ही नए इदारे बनाए। देखिए, इन लोगों ने तो बनाए इदारे जो थे, बना बनाया निज़ाम जो उसको तबाह कर दिया। सच्ची बात यह है। और आपको याद है कि एक रिकॉर्ड मुद्दत में, मुख्तसरीन मुद्दत में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मियां शहबाज शरीफ ने कायम की, मुकम्मल किए, जिसकी बिना पर पंजाब स्पीड, शहबाज स्पीड का चर्चा जो है पूरी दुनिया में होता रहा, आपको पता है। देखिए, गुजारिश ये है, उस जैसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर की बात फिर मैं कहूँगा कि उस्मान बुज़दार जैसे जो है एक इस तरह के लोगों का यहाँ पंजाब पे मुसल्लत करना, पंजाब के अवाम के साथ बहुत बड़ा मजाक कर, बहुत बड़ी जाती है। इसी तरह मरकज में जो कुछ हुआ, मियां नवाज शरीफ ने जिस तरह ये है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुकम्मल किए, आपको याद है कि ये अल्लाह ताला के फजल करम से ये क्रेडिट मियां नवाज शरीफ को ही जाता है कि उन्होंने इस वतन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया और इसको ऐसी ताकत बनाया। फिर यह है कि लोड शेडिंग पे काबू पाया, बिजली की लोड शेडिंग पे। फिर यह है कि मोटरवेज के जाल बिछा दिए, सी पैक का तोहफा दिया। किस चीज का मैं जिक्र करूं? बात यह है कि इन हुक्मरानों ने इस कौम को क्या दिया? महंगाई के तोहफे, बेरोजगारी के तोहफे, बदतरीन गवर्नेंस के तोहफे, यू टर्न के तोहफे, देखें ये झूठे वादों और झूठे दावों के तोहफे, एक साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम के तोहफे, और मुख्तसरीन मुद्दत में सबसे ज्यादा कर्जे लेने के तोहफे, ये हैं इनकी कारकर्दगी। और ये है कि इसका नतीजा ये है कि बाहर जाकर आवाम से पूछें, और आप आम आदमी से पूछें कि वो इन हुक्मरानों के बारे में, पीटी हुकूमत के बारे में, इस हुक्मरान इस पूरी टीम के कैप्टन के बारे में इस पे हुकूमत का क्या आवाम क्या मौक़िफ़ है, कहते हैं। ये लेने की कोशिश करते हैं। नदीम साहब से मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।